फॉरेन टैक्सेशन की क्लास में आपका स्वागत है। और आज जो है हम फॉरेन टैक्सेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ DTAA, डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट. We are not going to discuss the topic, rather we are going to understand the topic by revising it in a very short period of time. So let's start today class. DTAA, डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट. आपका जो ये फर्स्ट पैरा है ना, ये कुछ नहीं, ये सिंपल ये बात बोलता है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है अक्रॉस द ग्लोब, और इसकी वजह से टैक्सेशन एक कंट्री पे इम्पैक्ट नहीं करता, बहुत सी कंट्री पे करता है. फॉर एन एग्जांपल मैं मानती हूँ मिस्टर ए का एग्जांपल हम लेते हैं. अब मिस्टर ए कुड बी पॉसिबल कि मिस्टर ए जो है इंडिया में क्या है 182 डे प्लस, अगर आप इंडिया में रहते हैं देन यू बिकम रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री. हो सकता है हमारे पास टोटल 365 डेज होते हैं एक ईयर में. हो सकता है किसी अदर कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि मिस्टर ए जो है इंडिया में भी रेसिडेंट बन गए, या फिर मिस्टर ए जर्मनी में भी रेसिडेंट बन गए. ये तो मैंने आपको एक बहुत टेक्निकल एग्जांपल दे दिया, बट DTAA में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. ये केस भी डिस्कस करने वाले हैं. इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर एक रेसिडेंट है, मान लो मैं ही हूँ, हो सकता है कि मुझे नाउ आई एम ए रेसिडेंट, तो मेरी ग्लोबल इनकम जो है इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी. अब मैं इंडिया में जो इनकम मुझे मिल रही है वो तो टैक्स होगा ही. मुझे मेरा एक घर है USA में जिससे मुझे रेंट आता है. अभी USA वाले घर से मुझे रेंट आता है, तो हो सकता है सोर्स रूल के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो इनकम मुझे अराइज हो रही है, सोर्स रूल मतलब जो इनकम मुझे अराइज हो रही है वो USA से अराइज हो रही है, तो USA जो है उस पर टैक्स लगा रहा हो उस रेंटल इनकम पे मेरे. और सिंस आई एम रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो इंडिया भी मेरे ऊपर टैक्स लगाना चाहती हो, तो मेरे एक इनकम पे दो बार टैक्स लग रहा है. तो एक टाइप की ये अनड्यू हार्डशिप हो रही है SSC के साथ. इन सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिसको ध्यान में रख के दो कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो एंटर करती है. क्या एंटर करती हैं? DTAA एंटर करती हैं. और आपका जो इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रोडक्शन वाला आपका पूरा पैरा था, वो आपको सिर्फ यही बोलता है कि आजकल के अक्रॉस द ग्लोब बहुत सी ट्रांजैक्शन होती है. एक कंट्री में आप एक रेसिडेंट हैं, या फिर आप दो कंट्री में भी रेसिडेंट हो सकते हैं. आप एक कंट्री के रेसिडेंट हैं तो हो सकता है आपको मल्टीपल कंट्री से इनकम आ रही हो, तो इस केस में हमारा टैक्सेशन कैसे रूल करेगा एंड ऑल ऑफ दैट. सो चैप्टर हम शुरू करते हैं. अच्छा, रिलीफ की बात होती है सबसे पहले, तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मैंने कहा, सपोज करो मैंने अपना ही एग्जांपल लिया, आई मीन्स श्रुति. अब मैं इंडिया के रेसिडेंट हूँ, दिस यू नो. अब मैंने कहा मेरा USA में एक आई हैव ए हाउस जहाँ से मुझे रेंटल इनकम मिल रही है. नाउ अब सिंस मेरा जो सोर्स है, जो सोर्स कंट्री है, जो मेरा सोर्स, जो इनकम अराइज होने का जो सोर्स है वो USA है. सो USA के लॉ के अकॉर्डिंग मेरा USA में भी 5% टैक्स चला गया. मान लो 1 लाख रुपए की मेरी रेंटल इनकम थी और 5000 रुपीज़ जो है मैंने यहाँ पे टैक्स पे कर दिया USA में. अब जब इंडिया की बात आई, सिंस आई एम रेसिडेंट, तो मेरा कुछ PGBP होगा, कुछ अदर इनकम होगा, और ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी का भी इनकम 1 लाख रुपए यहाँ पे इंक्लूड हो गया. अब यहाँ पे भी मेरा इनकम टैक्स हो जाएगा. अब मैंने आपको बताया कि अनड्यू हार्डशिप ना हो SSC को, इसके लिए दो कंट्रीज़, मतलब कि इंडिया और USA, इंडिया एंड USA, ये मिल करके आपस में एग्रीमेंट्स करती हैं कि हम SSC को कैसे बेनिफिट दे सके. नॉट एग्रीमेंट सिर्फ इसीलिए नहीं होते कि SSC को बेनिफिट दे सके, और भी बहुत से रीज़न है जो कि हम आगे चल के देखेंगे. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको सिर्फ इतना डिस्कस कराना चाहती हूँ कि SSC को बेनिफिट दे सके, इसके लिए इंडिया और USA जो है आपस में एक एग्रीमेंट करती हैं. एग्रीमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है. हो सकता है कि इंडिया बोले कि चलो ये इनकम को मैं अपने यहाँ टैक्स नहीं करता हूँ, आप इस इनकम को USA में ही टैक्स कर देना, और इंडिया में जब इनकी टोटल इनकम कैलकुलेट हो रही होगी तो ये हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा. अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ 5% टैक्स लगता है, मेरे यहाँ 7% टैक्स लगता है, तो मेरा टोटल टैक्स 7000 हो गया, आपके यहाँ 5000 पे किया, तो आपके यहाँ जितना टैक्स पे कर दिया है उतना टैक्स का मैं क्रेडिट दे दूँगा. मतलब कि 7000 जो मेरा रेंटल इनकम पे टैक्स लग रहा था एज़ पर इंडियन लॉ, देखो मैं यहाँ पे क्या बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं और नीचे आ जाती हूँ सो दैट मैं आपको क्लियर कर सकूँ. ओके, यस, 7% मैंने कहा सिर्फ मेरी रेंटल इनकम पे. ये एक एग्जांपल है, इसको बहुत ज़्यादा अभी टैक्स वाले स्लैब में मत जाना. मैंने कहा कि मेरा जो रेंटल इनकम है एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, उस पर 7% टैक्स लगता है, और 1 लाख पे 7000 रुपये मेरा टैक्स कैलकुलेट होके आ गया.
और मैंने यूएसए में 5% टैक्स दिया है। अब मैंने आपको एक बेनिफिट बताया कि हो सकता है इंडिया और यूएसए आपस में ये एग्रीमेंट कर ले कि ये इनकम ना इंडिया में टैक्स नहीं होगी, ये इनकम आप यूएसए में ही टैक्स कर लेना। ये भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ये बोले कि मेरे यहाँ तो इस पर 7% का टैक्स लगता है और यूएसए में 5% का टैक्स लगता है, तो अब मैं करूँगा क्या, जो भी एसएससी को जो है एक ही टैक्स एक अमाउंट पे, मतलब जितना टोटल टैक्स बनता है, डबल टैक्सेशन ना हो एसएससी का, उसके लिए हम करेंगे क्या कि जो भी वहाँ पे टैक्स पे किया है, आपका यूएसए में जितना टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट दे देंगे। मतलब 7,000 माइनस 5,000, 2,000 का हम नेट इंडिया में टैक्स पे करा देंगे। सो बेनिफिट दोनों तरीके से मिल सकता है। तो हमारा इस एक्सप्लेनेशन के साथ हमारा आज का टॉपिक भी शुरू होता है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन का पैरा बता दिया। दिस इज ए रिविजनरी क्लास और मैं चाहूँगी कि DTAA का रिवीजन मैं कम से कम टाइम में ख़त्म कर दूँ। रिलीफ फ्रॉम डबल टैक्सेशन। अब डबल टैक्सेशन कैन बी प्रोवाइडेड मेनली इन 2 वेज, 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है बायलैटरल, एक होता है यूनिलैटरल। बायलैटरल में मैंने बताया ना कि 2 कंट्रीज आपस में मिलती हैं, बैठती हैं और वो सोचती हैं कि हम एसएससी को कैसे बेनिफिट दें। तो बायलैटरल, अंडर दिस मेथड द गवर्नमेंट ऑफ 2 कंट्री कैन एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। यहाँ पे 2 कंट्री आपस में मिल के और तब बेनिफिट दे रही हैं। बेनिफिट यहाँ पे भी बायलैटरल में भी बेनिफिट देने का 2 मेथड होता है। एक होता है आपका एग्जेम्पशन मेथड, जो कि मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर इनकम इज टैक्स ओनली इन 1 कंट्री, जहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इंडिया ने कहा, इंडिया और यूएसए इस बात पे एग्री हुए कि ये जो रेंटल इनकम में है ना, ये रेंटल इनकम आपकी सिर्फ यूएसए में ही टैक्स होगी, इंडिया में टैक्सेशन अराइज नहीं होगा। या फिर दोनों कंट्री आपस में ये भी एग्री कर सकती हैं कि हम टैक्स क्रेडिट दे देंगे, जो कि आपका मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। अब रिलीफ में मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के रिलीफ होते हैं बायलैटरल। बायलैटरल में भी 2 टाइप के रिलीफ होते हैं। एक तो या तो एग्जेम्पशन दे देते हैं या फिर हम टैक्स क्रेडिट देते हैं, और एक होता है यूनिलैटरल रिलीफ। काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिनके साथ हम एग्रीमेंट नहीं कर पाते DTAA का ड्यू टू सम और अदर रीज़न। उस केस में क्या होता है, ऑफकोर्स मैं अगर मैंने यहाँ पे अपना एग्जांपल लिया था, तो मैं इंडिया की रेसिडेंट हूँ और गवर्नमेंट से मैं एक्सपेक्ट तो करूँगी या गवर्नमेंट खुद ही मेरे बारे में कुछ तो सोचेगी। तो गवर्नमेंट ने बाहर की फॉरेन गवर्नमेंट के साथ तो कोई एग्रीमेंट एंटर नहीं किया है, बट गवर्नमेंट आपको खुद से कुछ बेनिफिट देगी, जिसको बोलते हैं यूनिलैटरल रिलीफ। बायलैटरल वाला सेक्शन आपको 90 में पढ़ाया जाएगा और यूनिलैटरल वाला सेक्शन 91 होगा। इसमें आपका सेक्शन 90 और 90A कवर होंगे, जो कि आज की क्लास में हम कवर करेंगे, और यूनिलैटरल वाला सेक्शन 91 होगा, ये भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। और जब हम ये 3 सेक्शन कवर कर लेंगे तो आज की क्लास हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज का इन ब्रीफ टॉपिक क्या है। आपको एग्जेम्पशन और टैक्स क्रेडिट मेथड मैंने बता दिया। अब आता है यूनिलैटरल मेथड। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिलैटरल मेथड जो है वो सेक्शन 91 में कवर होता है, जहाँ पे DTAA तो एंटर नहीं होता, बट गवर्नमेंट आपको खुद से ही कुछ बेनिफिट देती है, जिसमें मेजरली अगर हम देखें तो एक तरीके से, मैंने कहा एक तरीके से, नॉट कम्प्लीटली, एक तरीके से टैक्स क्रेडिट ही होता है, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि एक तरीके से टैक्स क्रेडिट होता है। इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल foreign tax credit rule under Rule 128, which allow for granting to resident in India for taxes paid in other country. Rule 128 जो है ना, देखो इनकम टैक्स में बहुत सारे रूल्स भी होते हैं। उन्हीं बहुत सारे रूल्स में इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है रूल नंबर 128। रूल नंबर 128 बोलता क्या है, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, बट एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ यहाँ पे। रूल 128 बोलता क्या है कि मान लो अब मेरा जो फाइनेंशियल ईयर होता है इंडिया में, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अप्रैल टू मार्च होता है। अब मैंने कहा यूएसए में ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जैन टू दिसंबर होता है। अब यहाँ पे सपोज करो कि मैंने कुछ इनकम यहाँ पे अप्रैल में अर्न करी, तो हमारा रूल 128 128 जो है ये बोलता है अप्रैल में मान लो मैंने अपना वही जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मुझे रेंटल इनकम हुई थी लाख रुपए की और मैंने 5% का टैक्स पे किया था, मैंने अप्रैल में अर्न किया। ये ईयर 22 में मान लेते हूँ। अगर ये अप्रैल 22 है तो यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर कौन से ईयर में टैक्सेबल हो रहा होगा, ईयर 22-23। तो सेक्शन रूल 128 जो है आपको सिर्फ इतनी बात बोलता है कि ये 5,000 रुपये का जो आप क्रेडिट लेना चाहोगे ना, ये क्रेडिट आपको उसी ईयर में अलाउ होगा जिस ईयर में आप इंडिया में उस इनकम को टैक्स करा रहे होगे। मतलब कि
सम और अदर रीज़न, मान लो कि अगर ये 22-23 ना हो के 21-22 का अगर कोई इनकम होता या 23-24 का अगर कोई इनकम होता तो टैक्स क्रेडिट 5,000 का यहाँ पे नहीं मिलता, इस ईयर में मिलेगा। सिंपल आपका रूल 128 ये बोलते हैं। अब हम आते हैं आज के मेजर डिस्कशन और अपने मेजर पॉइंट पे, जो कि आपका बात करता है सेक्शन 90। चलो मैं आपको एक बार और ब्रीफ दे देती हूँ, बिकॉज मैं ये टॉपिक को जो है ना बहुत शॉर्ट वे में रिवाइज कराना चाहती हूँ। सेक्शन 90 और सेक्शन 91 आपको डी टी में सिर्फ यही 2 सेक्शन पढ़ने हैं। सेक्शन 90 आपका डील करता है बायलैटरल रिलीफ से, और 91 जो है वो यूनिलैटरल रिलीफ से डील करता है। अब बायलैटरल रिलीफ में भी 2 टाइप के होते हैं। मैंने आपको बताया कि एक तो आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, एग्जेम्पशन मेथड, और दूसरा होता है आपको टैक्स क्रेडिट मेथड। और यूनिलैटरल में मैंने आपको बताया कि हम आगे डिस्कस करेंगे, बट सम और अदर वे इट कुड बी सेड एज टैक्स क्रेडिट, एक तरीके से टैक्स का क्रेडिट ही मिलता है। अब हम आज का अपना मेजर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 90, एग्रीमेंट विथ फॉरेन कंट्रीज और स्पेसिफाइड टेरिटरीज, जिसमें कि इंडियन गवर्नमेंट जो है एग्रीमेंट करती है फॉरेन कंट्री के साथ या स्पेसिफाइड टेरिटरी, जैसे कि हांगकांग, मकाऊ हो गए, इनको फॉरेन कंट्री का तो वो स्टेटस नहीं मिला हुआ है, बट दे आर कॉल्ड एज स्पेसिफाइड टेरिटरीज। तो पहला टॉपिक जो है आपका, पहला पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 1, वो आपका ये बोलता है कि 2 कंट्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एंटर कर सकती है एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया या फिर किसी स्पेसिफाइड टेरिटरी के लिए। कब एंटर करती है? वो उस एग्रीमेंट को एंटर करके पता है क्या क्या कर सकती है? रिलीफ ग्रांट कर सकती है। फॉर ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ इनकम इन विच, पहला आपका पॉइंट है फॉर ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ, और ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ में आपका पहला पॉइंट है कि हम रिलीफ कैसे ग्रांट करेंगे, या तो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे या फिर हम टैक्स क्रेडिट दे देंगे। अंडरस्टूड? तो हम अपना पहला पॉइंट एग्रीमेंट विथ फॉरेन कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरीज हम ये पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि 2 कंट्रीज जो हैं आपस में जब एंटर करती हैं तो वो किस किस चीज़ों के लिए एंटर करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलीफ के लिए एंटर करती है, नो, देयर आर वेरियस रीजन, और उस वेरियस रीजन में आपका एक पहला रीज़न है कि वो अपने रेसिडेंट को एक रिलीफ ग्रांट कर सके, एसएससी को रिलीफ ग्रांट कर सके। और रिलीफ 2 वे में ग्रांट किया जा सकता है, या तो एग्जेम्प्ट किया जाए या फिर टैक्स क्रेडिट दिया जाए। दूसरा जो रीज़न होता है एग्रीमेंट एंटर करने का, दूसरा रीजन होता है फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो 1 लाख रुपए का मेरा रेंटल इनकम था, और उस 1 लाख पे यूएसए में मेरा 5,000 टैक्स लग रहा था और इंडिया में मेरा 7,000 टैक्स लग रहा था। अब सपोज करो मेरे एग्जाम्पल में अगर इंडिया और यूएसए गवर्नमेंट एग्रीमेंट नहीं एंटर करते तो मुझे टोटल 12,000 का टैक्स देना पड़ता, बट उनके एंटर करने से मुझे टोटल 7,000 का ही टैक्स देना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं? तो सेकंड हमारा रीज़न होता है एग्रीमेंट एंटर करने का 2 कंट्री का, इज़ फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइड कर सके। बट इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, एक ये यहाँ पे टर्म आता है ट्रीटी शॉपिंग। मैंने आपको बोला ना मैं पूरा नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बट कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैं आपको नहीं बताऊंगी। एक यहाँ पे टर्म आता है ट्रीटी शॉपिंग, और ये पूरा आपको, ये कंप्लीट आपको पूरा बी मैं आपको बता दूंगी। एक ट्रीटी शॉपिंग का टर्म आता है, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ फॉर नॉन टैक्सेशन, डबल नॉन टैक्सेशन, एक टर्म आता है आपका डबल नॉन टैक्सेशन। अब पॉइंट नंबर बी आपका ये बोलता है, जैसे पॉइंट नंबर ए बोला कि आपको जो है हम एंटर करेंगे किस लिए? रिलीफ ग्रांट करने के लिए। वो रिलीफ आपको 2 वे में ग्रांट होती है। पॉइंट नंबर बी बोलता है कि ताकि हम एक एसएससी पे डबल टैक्सेशन ना हो, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम DTAA एग्रीमेंट एंटर करेंगे। अब इसमें पॉइंट नंबर बी आपको फर्दर बोलता है कि मान लो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रेंट को ही डिस्कस किया जाएगा DTAA में। जब 2 गवर्नमेंट आपस में डिस्कस करेंगी, बैठेंगी, तो सिर्फ रेंट इतना तो सिंपल नहीं होता होगा कि आओ 5 हेड है और इस 5 हेड को हम डिस्कस कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा आपके यहाँ टैक्सेबल होगा, कौन सा मेरे यहाँ टैक्सेबल होगा, और किस में आपको एग्जेम्पशन देना है, किस में मुझे टैक्स क्रेडिट देना है। नो, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस हुई रहती हैं। इसलिए समटाइम्स ऐसा होता है, मान लो मैंने कहा कि एक इंटरेस्ट इनकम है पॉसिबल। आपको बाहर से एक आवाज़ आ रही होगी, मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती हूँ ताकि ओके, आई थिंक आई शैल कंटिन्यू। इंटरेस्ट इनकम है
तो इंटरेस्ट इनकम क्या हो सकता है जब हम DTAA एंटर कर रहे हो तो हमें ध्यान नहीं गया हो और हमने कुछ ऐसा लॉ बना दिया जिसमें कि ये हो गया कि इंडिया में भी ये नॉट टैक्सेबल है और USA में भी ये नॉट टैक्सेबल है। हमारे एग्जांपल में हम इंडिया और USA का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो हमें जब हम अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो कि अवॉइड करते करते हम एक ऐसा लॉ बना दें या फिर हम कुछ इनकम को ऐसे छोड़ दें जो कि इनकम हमारी नॉन टैक्सेबल हो जाए, अवॉइडेंस डबल नॉन टैक्सेशन के कैटेगरी में आ जाए कि ना तो वो यहाँ पे टैक्स हो रही है और ना ही वो आउटसाइड इंडिया टैक्स हो रही है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ये भी ध्यान देती है कि लोग जो है इस DTAA का मिसयूज़ ना कर बैठे। अब मिसयूज़ की बात कैसे होती है, मैंने कहा कि एक कंपनी है, चलो इंडिविजुअल के लिए मिसयूज वाली बात थोड़ी क्वाइट डिफिकल्ट, बट कंपनीज जो है, अब DTAA ऐसा तो है नहीं ना कि सिर्फ इंडिविजुअल के लिए अप्लाई हो रही है, अदर AOP BOI के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल। अब हुआ क्या, एक कंपनी है और स्पेशली ये चीज़ें जो होती है ना कंपनीज वगैरह में, अदर AOP BOI ये सब में ही होता है। अब मैंने कहा एक कंपनी है, इस कंपनी ने क्या किया, एक इंडिया और USA का एग्रीमेंट है जिसमें एक पर्टिकुलर इनकम है। सिंपल एग्जाम्पल लेने के लिए मैं PGBP ले लेती हूँ कि PGBP का एक इनकम है जिसको इंडिया और USA ने अपने एग्रीमेंट में 5% टैक्स किया है और इंडिया और कनाडा ने इस एग्रीमेंट को 10% पे टैक्स किया है। अब ये जो कंपनी जो है, दिस कंपनी इज ओरिजिनली, जो जैसे बोलते हैं ना रिलायंस ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया, तो ये कंपनी ओरिजिनली जो है वो कनाडा की है, बट वो देख रही है कि यार इंडिया और कनाडा में ना 10% का है, मेरा 10% टैक्स चला जाएगा। तो ये क्या करती है कि अपना एक डमी ऑफिस खोल लेती है USA में और ऐसा दिखाती है कि ये जो भी इनकम अराइज हो रहा है वो कनाडा को नहीं अराइज हो रहा है, वो USA को अराइज हो रहा है और इसलिए जो टैक्स रेट लगेगा वो 5% लगेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रीटी शॉपिंग। हम ट्रीटी की शॉपिंग करते हैं। तो जब अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन की बात आती है तो वो ये भी ध्यान रखा जाता है कि हम डबल टैक्सेशन तो अवॉइड करें, बट इस अवॉइड करने के चक्कर में हम 2 मिस्टेक ना कर जाएं। पहला कौन सा मिस्टेक, कि ऐसा तो नहीं कि कोई इनकम डबल नॉन टैक्सेशन की कैटेगरी में आ गया, और साथ में हमें ये भी ध्यान देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि SSC जो है वो ट्रीटी शॉपिंग करने लगा, दूसरी कंट्री में अपना फेक ऑफिस खोल के वहाँ का DTAA यूज़ करने लगा। थर्ड पॉइंट पे आती हूँ मैं। Yes, for exchange of information for prevention of evasion or avoidance of income tax chargeable under this act under the corresponding law in force in that country or a specified territory or investigation of cases of such evasion or avoidance। कभी कभी टैक्स इवेजन होता है, टैक्स अवॉइडेंस होते हैं। इंडिया में तो ये चीज़ें आप बहुत बार सुनते होंगे कि SSC जो है आउटसाइड इंडिया चले जाते हैं टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस करके। तो हम एक्सचेंज कर सके इन्फॉर्मेशन, जब एग्रीमेंट इंटर होता है ना तो बेनिफिट देने के साथ साथ गवर्नमेंट आपस में ये भी तय करती हैं कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आएगी, जब भी टैक्स इवेजन की बात आएगी या इवेजन या अवॉइडेंस की बात आएगी, तब हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। डी पॉइंट है फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। मान लो कि कोई मेरा SSC था, कोई मेरा रेसिडेंट था, भाग गया, वो बहुत सारे केसेस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, चला गया, वो जाके कनाडा में चला गया या फिर UK में चला गया। UK इज़ अ कॉमन प्लेस फॉर ऑल दिस। तो UK में चला जाता है और UK में जाके वहाँ का रेसिडेंट बन जाता है, वहाँ पे अपना वो बिज़नेस शुरू करने लगता है। तो जब इंडिया और UK की गवर्नमेंट DTAA एंटर कर रही होगी तो वो ये भी बोलेगी कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसे केसेस अराइज होते हैं तो हम उस SSC के वहाँ पे जो एसेट है वहाँ उन एसेट से हम रिकवरी कर सकते हैं इनकम टैक्स की। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इज इन ऑफिशियल गजट मेक सच प्रोविजन एज मे बी नेसेसरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द अग्रीमेंट। और ऑफिशियल गजट में कुछ ऐसे प्रोविज़न ला सकती है जो भी नेसेसरी लगे उसे, ताकि वो इस अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कर सके। अब देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूँगी। जब मैंने आपको बताया कि जब दो गवर्नमेंट जो है, आपको जो पहला पॉइंट है ये आपको यही बता रहा है कि एग्रीमेंट, एक्चुअली एक क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज़ व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, कि दो गवर्नमेंट बायलैटरल रिलीफ जो होता है उसमें अग्रीमेंट क्यों एंटर करती हैं। आई रिमेंबर मेरे अटेम्प्ट में भी था या फिर मैंने क्वेश्चन बैंक में देखा है। क्वेश्चन बैंक मतलब जो ICAI का जो बुक होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी कहीं पे देखा है।
तो 4 चीज़ों के लिए गवर्नमेंट जो है DTAA एग्रीमेंट एंटर करती हैं। पहला चीज़ ये कि वो रिलीफ ग्रांट कर सके एसएससी को। दूसरा चीज़ ये कि वो अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन हो सके। बट यहाँ पे आपको 2 पॉइंट और लिखना है कि ऐसा करने के पहले हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डबल नॉन टैक्सेशन की कैटेगरी में कोई ना आ जाए और कहीं एसएससी ट्रीटी शॉपिंग तो नहीं कर रहा। तीसरा पॉइंट ये होता है कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। चौथा पॉइंट होता है फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। यही 4 चीज़ों के लिए 2 गवर्नमेंट आपस में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंटर करती हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो आपका ये बोलता है वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू सच एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया or specified territory outside India for granting of relief or avoidance of double taxation, then in relation to the SSC to whom such agreement apply, the provision of this act shall apply to the extent they are more beneficial to the SSC। कहते क्या हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू टच माय माइक, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। अगर आपने 15 CA CB का काम किया होगा तो फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं भी किया है तो डू नॉट वरी, आपको समझ में आ जाएगा। बट CA CB का अगर आपने काम किया होगा तो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी इस प्रोविज़न की समझ में आएगी। रीज़न बिंग, जब हम 15 CA CB फिल करते हैं तो जब हम इंडिया में उस पर टैक्स लगाते हैं, अब मान लो कि कोई इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है। इनकम टैक्स एक्ट में मैंने कहा, मैं एक फिक्टिशियस एग्जांपल ले रही हूँ, सो ज़्यादा इसके टेक्निकलिटी में मत जाना। मैंने कहा कि जो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है ना, उस पर 10% का टैक्स रेट लगता है। मेरा 1 लाख का, वही एग्जांपल लेती हूँ, मेरा 1 लाख का हाउस प्रॉपर्टी का इनकम था और DTAA में जो है उस पर मेंशन है कि ये जो टैक्स रेट है वो 5% रहेगा। तो आपका पॉइंट नंबर B पता है क्या बोलता है कि जब हम टैक्स निकाल रहे होंगे ना, तो इन दोनों में से विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल टू द SSC वही वाला टैक्स रेट यूज़ करेंगे। मतलब कि अगर DTAA आपको 5% लोअर टैक्स रेट बोलता है तो DTAA का टैक्स रेट लगाएंगे, और अगर आपका इनकम टैक्स एक्ट लोअर टैक्स रेट बोलता तो इनकम टैक्स एक्ट का टैक्स रेट लगाते। बट एक मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगी। मान लो इनकम टैक्स एक्ट में भी 10% है और DTAA में भी 10% है, तो फिर क्या लगेगा, देन DTAA लगेगा। रीज़न बीइंग, यहाँ पे आपको टैक्स रेट के बाद से सरचार्ज प्लस सेस भी लगता है। अगर सरचार्ज नहीं भी लगता, अगर आप बहुत ही छोटे SSC हैं तो आपको सेस तो लगेगा ही लगेगा। सो इन एनी विच वेज दिस इज़ गोइंग टू बी हायर देन दिस, क्योंकि DTAA में ना ही तो सरचार्ज लगेगा ना ही सेस लगेगा। अंडरस्टूड माई पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, आपका बोलता है प्रोविजन ऑफ चैप्टर 10A एंटी अवॉइडेंस रूल। यहाँ पे होता क्या है, गार में अगर मैंने कहा कि एज पर गार अगर कोई रेट है जो कि 10% बोलता है और DTAA उसी चीज़ को अगर 2% बोलता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर हम गार वाले प्रोविज़न को ही अप्लाई करेंगे। एक ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है गार, मतलब कि जहाँ गार जो है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, ओवरराइड DTAA। जब गार की बात आएगी तो हम DTAA को कंसिडर ही नहीं करेंगे, जो भी गार में लिखा हुआ है उसी को हम ध्यान देंगे। अब यहाँ पे आपका फोर्थ पॉइंट है मीनिंग ऑफ टर्म यूज्ड इन DTAA विद अ फॉरेन कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी। चलो आओ आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो, अगर किसी टर्म का, जैसे मैंने कहा कि टैक्स रेट, ये टैक्स रेट आपको DTAA में मेंशन होगा, ये आपको इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन होगा, मैंने बोला ना। तो अगर ये टैक्स रेट DTAA में स्पेसिफाइड है तो फिर तो हम इस टैक्स रेट जो भी DTAA में स्पेसिफाइड है वहीं से इसका मीनिंग उठाएंगे। अगर यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर जो इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफाइड है वहाँ से उसका मीनिंग उठाएंगे। अगर यहाँ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर है, किस चीज़ का पावर, कि वो स्पेसिफाई मीनिंग जो है कर सकती है अपने ऑफिशियल गैजेट में या फिर नोटिफिकेशन ला करके। किसी भी कोई भी मीनिंग अगर डिफाइन नहीं है तो वो उस मीनिंग को डिफाइन कर सकती है। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। दिस इज 5th नंबर पॉइंट। अब 5th पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मैं आपको एक बार ट्रीटी शॉपिंग फिर से बता देती हूँ। 5th पॉइंट पूरा का पूरा यही बोलता है, इन मेनी केसेस taxpayer who were not resident of a contracting state also resorted to claim the benefit under the agreement entered into by the Indian government with the government of other country in effect. Third party resident claim the unintended treaty benefit. Contracting स्टेट यहाँ पे जो है, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ट्रीटी शॉपिंग वाला, वो मैंने एग्जाम्पल लिया था आपका इंडिया, USA और कनाडा। मेरा USA में टैक्स रेट कम था, एक बार मैं देख लेती हूँ। या मेरा USA में टैक्स रेट 5% था और कनाडा में 10% था।
तो आओ हम थोड़ा सा इसे डिस्कस करते हैं। तो कंपनी जो थी वो कनाडा की थी, बट उसने अपना एक डमी ऑफिस खोल दिया यूएसए में और ऐसा ट्रीट किया कि जैसे जो इनकम अराइज हो रहा है, जो कि एक्चुअली यहाँ वाली कंपनी को अराइज हो रहा था, वो इनकम यूएसए वाली कंपनी को अराइज हो रहा है, ताकि लोअर टैक्स रेट लग सके, ट्रीटी शॉपिंग हो सके। अब देखो, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब यहाँ पे इन मेनी केसेस द टैक्सपेयर हु आर नॉट रेजिडेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मतलब कि यहाँ पे यूएसए, जो यूएसए के रेजिडेंट तो नहीं है बट फिर भी वो बेनिफिट सारे क्लेम करते थे यूएसए वाले अंडर द एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय द इंडियन गवर्नमेंट। जो इंडिया और यूएसए गवर्नमेंट के बीच जो एग्रीमेंट हुआ उसका बेनिफिट ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में जा करके क्लेम करते थे कनाडा के लोग with the government of other country. In effect, third party resident claim the unintended treaty benefit. ये थर्ड पार्टी वाले रेसिडेंट हो गए। थर्ड पार्टी रेसिडेंट का मतलब हो गया कि ये कनाडा वाले हमारे एग्जाम्पल में ये जाके यहाँ पे लेते थे। अब देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया मैं आपको फिर से बताती हूँ। फिफ्थ पॉइंट आपका बोलता क्या है, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ट्रीटी शॉपिंग होती कैसे है। अब इस चीज़ को रोकने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब हम एग्रीमेंट करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि ट्रीटी शॉपिंग ना हो, डबल नॉन टैक्सेशन ना हो, तो ट्रीटी शॉपिंग को रोकने के लिए एक चीज़ किया गया, ये बोला गया। अब मान लो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड है, इसने अपना एक डमी ऑफिस यहाँ पे बना दिया डीईएफ लिमिटेड, और ऐसा शो किया कि जो भी इनकम हो रही है ना वो डीईएफ की हो रही है, सो दैट इंडिया और यूएसए वाली ट्रीटी लग जाए और 5% का टैक्स बेनिफिट आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे एक प्रोविज़न लेकर के आए कि अगर आप कोई भी हो सकता है कि आप जेन्युइन यूएसए के ही रेजिडेंट हो, या हो सकता है आप कनाडा के हो और आप बेनिफिट ले रहे हो। तो इन्होंने कहा कि आप कोई भी हो, आप सिर्फ एक काम करना, आप वहाँ की गवर्नमेंट से, जैसे जो ये कंपनी है ना एबीसी, अब ये क्या करेगी, ये जो यहाँ पे ट्रीटी शॉपिंग कर रही थी यहाँ पे एक फेक कंपनी बना के, अब हमारा जो लॉ है वो ये बोलता है कि डीईएफ तुम अब एक काम करो, जाओ यूएसए की गवर्नमेंट से टीआरसी लेके आओ। व्हाट इज टीआरसी? टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। मतलब ये कि उसमें ये लिखा होगा कि हाँ आप जो है इस कंट्री के ही रेसिडेंट हैं, आपकी जो भी टैक्सेशन फाइलिंग होती है वो इसी कंट्री में होती है। और सपोज करो कि जहाँ पे आप फाइल नहीं करते हैं वहाँ की गवर्नमेंट आपको देगी भी नहीं, इसलिए इन्होंने बोला कि आप जिस कंट्री से आप जो भी यहाँ पे दर्शा रहे हो कि मैं यूएसए का हूँ, बट एक्चुअली मेरे एग्जांपल में आप यूएसए के नहीं हो, तो आप एक काम करना, आप यूएसए की गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट लेके आ जाना, जिस सर्टिफिकेट को हम बोलेंगे टीआरसी, जो टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट होगा, जो ये बताएगा कि आप यूएसए के रेसिडेंट हो, आपकी जो भी टैक्स फाइलिंग हुई है वो यूएसए में हुई है। जब आप टीआरसी लेकर के आ गए तो फिर हम आपको इंडिया और यूएसए वाली DTA का जो रेट है वो प्रोवाइड कर देंगे। अब जो यहाँ पे जेन्युइन नहीं होगा वो यहाँ पे पकड़ा जाएगा और उसे बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो आपको देखो यहाँ पे टीआरसी का प्रोविज़न मेंशन है कि आप सर्टिफिकेट लेके आना, टीआरसी लेकर के आना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 6 पॉइंट। आपका 5th पॉइंट खत्म हो गया। 5th पॉइंट सिर्फ आपका यही था कि ट्रीटी शॉपिंग से बचने के लिए उन्होंने एक प्रोविज़न लेकर के आया, जिस प्रोविज़न में ये कहा कि आप टीआरसी लेकर के आना, और जब तक आप टीआरसी नहीं लाओगे तब तक हम इस दो कंट्री के बीच का जो भी एग्रीमेंट है DTAA का प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं करेंगे। 6 पॉइंट ये बोलता है कि जब ये सर्टिफिकेट ले करके आ गए, certificate issued by government of a foreign country would constitute proof of tax residency without any further condition regarding furnishing of prescribed particular therein. In addition, such certificate issued by foreign government, the assessee would be required to provide such other document and information as may be prescribed for claiming treaty benefit. अब पॉइंट नंबर 6 ना आपका ये बोलता है कि जो आपने टीआरसी प्रोड्यूस कर दिया उसको हम मान लेंगे कि ये आपका कंप्लीटली टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट हो गया। बट अगर ट्रीटी में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको टीआरसी के साथ साथ, अगर ट्रीटी में लिखा हुआ है तो प्लस सम सर्टिफिकेट, सम एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट भी, अगर कुछ मान लो किसी पर्टिकुलर रॉयल्टी के लिए ही कुछ और लिखा हुआ है कि टीआरसी भी लेकर के आइए और प्लस ये वाला सर्टिफिकेट भी लेकर के आइए, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, अच्छा, जैसे मैंने आपको ना ऊपर एक प्रोविज़न बताया था जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी वुड अप्लाई। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि अगर हाउस प्रॉपर्टी है और अगर मेरा इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में अगर उस पर 5% टैक्स लिखा हुआ है और अगर मेरा DTAA में उस पर 2% टैक्स लिखा हुआ है फॉर एन एग्जाम्पल, तो 2% का टैक्स रेट अप्लाई हो जाएगा। बट अगर उल्टा लिखा हुआ है तो मेरा इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई हो जाएगा। ये मैंने आपको बोला था। अब क्या हुआ, बहुत सारे केसेस आए
इंडियन अथॉरिटी के पास, जहाँ पे ये बोला गया कि कंपनी हूँ मैं, अगर एक इंडियन कंपनी को क्या लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में, क्या रेट लगेगा 30%। डू नॉट गो ऑन कॉम्प्लिकेशन, उस पर मत जाना 30%, बट एक फॉरेन कंपनी को क्या लिखा हुआ है 40%। अब इन्होंने कहा कि मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी, क्या है मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी, यहाँ पे 30% टैक्स रेट है, तो मैं 30% इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी को 30% टैक्स रेट लगेगा, मैं 30% टैक्स दूंगा। इन केस लॉ के आने के बाद से लॉ चेंज हुआ और उन्होंने कहा कि द चार्ज इन टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ए फॉरेन कंपनी एट ए रेट हायर देन द रेट एट विच डोमेस्टिक कंपनी चार्जेबल, मतलब कि ये रेट जो है वो हायर है एट विच द डोमेस्टिक कंपनी चार्जेबल, तो ये ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये लेस फेवरेबल है। इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इन्होंने ये लिख दिया कि ये लेस फेवरेबल नहीं है, इस पे आपको ये जो टैक्स का रेट होगा वो 40% ही होगा, इस पे आके हमसे मत झगड़ना कि दिस इज़ लेस फेवरेबल, दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल टू द एसएससी एंड ऑल दैट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका पॉइंट नंबर 8, generally DTAA only provide for distribution of tax right between the residents and the sources. The computation mechanism is usually not provided under the DTAA and the same is governed by the domestic tax law of each country. देखो लिखा हुआ क्या है यहाँ पे, प्रोविज़न हमें क्या बोलता है, सर्कुलर जो है, सर्कुलर नंबर 333/24/1982 एक सिंपल सी बात बोलता है जो कि लॉजिकल भी है कि DTAA में जो है ना वो कंप्यूटेशन का वे नहीं लिखा हुआ है। कंप्यूटेशन का वे जो है वो तो आपका इनकम टैक्स एक्ट में ही लिखा हुआ है, और मैं टैक्स रेट के लिए DTAA या फिर इनकम टैक्स एक्ट, DTAA या इनकम टैक्स एक्ट को रेफर कर सकता हूँ। मैं सोच सकता हूँ कि जो भी मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी हो उसको अप्लाई कर सकता हूँ, बट जब मुझे कंप्यूट करने की बात आएगी ना तो कंप्यूटेशन के लिए तो मैं इनकम टैक्स एक्ट को ही रेफर करूँगा। इंडिया में रहूँगा इनकम टैक्स एक्ट को रेफर करूँगा, बाहर कहीं पे हूँ तो वहाँ के जो टैक्स लॉज हैं वहाँ के टैक्स लॉज में भी तो लिखा होगा कि ये सिर्फ हमारे लिए मोर बेनिफिशियल थोड़े है, ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर बेनिफिशियल है। तो वहाँ के टैक्स लॉ के लिए भी मान लो सपोज करो कोई कनाडा में है, अब कनाडा वाले के लिए भी यही होगा कि विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। जब कंप्यूटेशन की बात आएगी तो कनाडा का जो टैक्स लॉ में जिस तरीके से कंप्यूटेशन लिखा हुआ है उसी तरीके से कंप्यूटेशन होगा, उसके पर्टिकुलर उस कंट्री के पर्टिकुलर इनकम टैक्स एक्ट को रेफर करना पड़ेगा जब हम कंप्यूटेशन की बात करेंगे। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए आवाज़ आ रही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक नोट है, चैप्टर ऑफ गार विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर DTAA। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जहाँ पे भी गार की बात आएगी DTAA बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा और हम गार को ही कंसिडर करके चलेंगे। इफ़ DTAA आर एप्लीकेबल देन सच शैल नॉट बी इंक्रीज बाई सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सेम रेट ऑफ टैक्स है तो आप कौन सा अप्लाई करोगे, तो ऑब्वियसली DTAA अप्लाई करोगे। रीज़न बीइंग DTAA में आपका सेस और सरचार्ज नहीं लगता, बट आपका इनकम टैक्स एक्ट में सेस और सरचार्ज लगता है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स एक्ट वाला जो रेट है वो हायर हो जाएगा। अब देखो सेक्शन 90 हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे सेक्शन 90 खत्म हो गया। मैंने आपको बोला था सिर्फ 3 ही सेक्शन है, सेक्शन 90, सेक्शन 90A और सेक्शन 91। सेक्शन 90A जो है ना ये बात करता है डबल टैक्सेशन रिलीफ टू बी एक्सटेंडेड टू अग्रीमेंट बिटवीन ए स्पेसिफाइड एसोसिएशन अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब पहले ना यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई स्पेसिफाइड एसोसिएशन है, इसका मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है। हम समझने के लिए पहले यहाँ पे लिखते हैं, ये इंडिया की स्पेसिफाइड एसोसिएशन और मेरे एग्जांपल में हम यूएसए लेके चल रहे हैं तो ये यूएसए की स्पेसिफाइड एसोसिएशन। यहाँ वाले का नाम ABC है, यहाँ वाले का नाम DEF है। इन दोनों स्पेसिफाइड एसोसिएशन ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब दो कंट्री की स्पेसिफाइड एसोसिएशन एंटर करेंगी एग्रीमेंट ना, तो DTAA उसको अडॉप्ट कर लेगा। डबल टैक्सेशन रिलीफ टू बी एक्सटेंडेड टू agreement between specified association adopted by the central government। और सबको नहीं, जनरली तो ये सभी को, जितने भी स्पेसिफाइड एसोसिएशन के बीच एग्रीमेंट होते हैं वो DTAA में चले जाते हैं। DTAA में जाने के लिए होता क्या है, जब ये एग्रीमेंट हुआ ना तो गवर्नमेंट को सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ती है, यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ता है, तो अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसा कोई केस आया नहीं है जहाँ पे अडॉप्ट नहीं किया हो। सिंपल सी मैंने आपको स्टोरी बता दी कि होता क्या है, एक इंडिया का स्पेसिफाइड एसोसिएशन होगा, एक यूएसए का होगा, या आपस में कोई एग्रीमेंट करेंगे तो
डबल टैक्सेशन रिलीफ को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा रिलीफ दे सके और ज़्यादा ईज ऑफ बिजनेस हो सके या जो भी, उसके लिए हम इस एग्रीमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, गवर्नमेंट इस एग्रीमेंट को अडॉप्ट कर लेती है। और बाकी जितने प्रोविज़न आपने सेक्शन 90 में पढ़े वो सारे प्रोविज़न सेक्शन 90A में अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, ये तो सेक्शन 91 शुरू हो गया। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 90A आर सेम एज सेक्शन 90। इस कंसेप्ट के अलावा जितने भी प्रोविज़न हैं सेक्शन 90 के, कि जैसे कि विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल और आपको TRC प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, वो सारी प्रोविज़न सेक्शन 90 वाले सेक्शन 90A में एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब आओ एक बार मैं आपको शुरू से दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपका शुरू का पॉइंट यही बोल रहा है जो आपका सेक्शन 90 बोल रहा था कि किस किस चीज़ों के लिए जो है हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इंटर करते हैं, रिलीफ ग्रांट करने के लिए करते हैं। उसी तरह 90A में भी जो यहाँ पे अडॉप्शन करती है ना गवर्नमेंट, और ये जो दो स्पेसिफाइड एसोसिएशन के बीच एग्रीमेंट होता है, वो अडॉप्शन भी उन्हीं वजहों से होता है। वो वजह क्या हो सकती है कि हम रिलीफ दे सके डबल टैक्सेशन का, अवॉइड कर सके डबल टैक्सेशन, एक्सचेंज कर सके, रिकवरी कर सके। Section 90A1 provide that an agreement may be entered into by any specified association in India with any specified association in the specified territory outside India, which may be adopted by the CG by way of notification in their official gazette for granting of relief of tax। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी स्पेसिफाइड एसोसिएशन इंडिया वाली आउटसाइड इंडिया से एंटर कर सकती है और अडॉप्ट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अडॉप्शन का मेथड क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगा आपका एक ऑफिशियल गैजेट में और उसके बाद से वो DTAA का पार्ट बन जाएगा। और बाकी सारे के सारे प्रोविजन सेक्शन 90 वाले सेक्शन 90A में भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब मुझे आपको ना सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ बताना है। मैंने आपको कहा कि स्पेसिफाइड एसोसिएशन इंडिया वाले अग्रीमेंट इंटर कर रहे हैं, स्पेसिफाइड एसोसिएशन कहाँ से, किसी, ये जो स्पेसिफाइड एसोसिएशन ये कहीं से भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी स्पेसिफाइड एसोसिएशन बन जाएगा, नहीं। ये जो स्पेसिफाइड एसोसिएशन है ना, ये कुछ स्पेसिफाइड टेरिटरी है। मतलब कि वो टेरिटरी कोई कंट्री भी हो सकती है, कोई आपका, जैसे मैंने हांगकांग मकाओ का एग्जाम्पल दिया, वो भी हो सकता है। उस टेरिटरी को, उस पर्टिकुलर प्लेस को गवर्नमेंट जो है डिफाइन करेगी। अब दिखाते हूँ मैं आपको। एनी एरिया आउटसाइड इंडिया विच मे बी नोटिफाइड, जो कि गवर्नमेंट जो है ये स्पेसिफाइड टेरिटरी नोटिफाई करती है गवर्नमेंट एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 90A के लिए, कि कौन कौन सी टेरिटरी जो है, कौन कौन से प्लेस जो है आउटसाइड इंडिया वाले, कौन से प्लेस जो है जिसको हम स्पेसिफाइड टेरिटरी मान रहे हैं। अब मेरी एग्जांपल में मान लो कि इंडिया है और यहाँ पे मैं USA ही लेकर के चलती हूँ ताकि वो हो सके, आपका एक कोऑर्डिनेशन हो सके, आप भूल ना जाओ। USA को स्पेसिफाइड टेरिटरी मान दिया, तो यहाँ पे अब मैंने कहा स्पेसिफाइड एसोसिएशन कौन से होते हैं, तो स्पेसिफाइड एसोसिएशन में भी ना कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। इसका नहीं कि यही लोग स्पेसिफाइड एसोसिएशन बनेंगे, नहीं। उसमें भी यही बोला गया है कि उस एसोसिएशन को भी ना मीन्स एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी जैसे भी इनकॉर्पोरेट हुई हो, या तो वो कोई इंस्टीट्यूशन हो या फिर AOP हो या फिर BOI हो, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, फंक्शनिंग अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स इन इंडिया और द लॉ ऑफ स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, जो कि फंक्शन कर रही हो इंडियन इनकम टैक्स अकॉर्डिंग, फंक्शन कर रही हो इंडिया में इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, और आउटसाइड इंडिया जो है उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग वो फंक्शन कर रही हो। और गवर्नमेंट ये खुद नोटिफाई करती है कि आप जो है मेरे स्पेसिफाइड एसोसिएशन हैं, आपको राइट देती है कि आप जो है गवर्नमेंट कंट्री के बेनिफिट के लिए दूसरी कंट्री के स्पेसिफाइड एसोसिएशन से, जो मैंने कहा कि स्पेसिफाइड टेरिटरी वाले स्पेसिफाइड एसोसिएशन से आप एंटर कर सकते हैं और एग्रीमेंट एंटर कर सकते हैं, और उस एग्रीमेंट को अगर हमें सही लगा तो हम उसे अडॉप्ट भी कर लेंगे। आई होप आपको 90A समझ में आ गया होगा। ओके, अब सेक्शन 91 की बात होती है। देखो मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ क्योंकि ये रेट ऑफ टैक्स ऑफ सेट कंट्री, इनकम टैक्स तो आपको पता होगा जो कि इनकम टैक्स 1961 है, बट ये दोनों हम नीचे चल के पढ़ेंगे। तो अब आते हम अपने आज के लास्ट टॉपिक पे, सेक्शन 91 पे। अब देखो एक बार और आपको मैं एक ब्रीफ देना चाहूँगी। सेक्शन 90 जो था वो आपका था बायलैटरल रिलीफ वाला,
जहाँ पे एक कंट्री इंडिया थी, एक कंट्री यहाँ पे थी, ये दोनों मिल के बैठे और इन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट करके फॉर वट एवर रीज़न ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ दिस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए एग्रीमेंट बनाया और बताया कि हम कैसे कैसे रिलीफ ग्रांट करेंगे एंड ऑल दैट। फिर सेक्शन 90A आया, जिसमें कि आपके गवर्नमेंट ने ये कहा, कुछ स्पेसिफाइड एसोसिएशन बनाए और एक स्पेसिफाइड टेरिटरी नोटिफाई करके बोला कि मेरे स्पेसिफाइड एसोसिएशन तुम ना इन बाहर वाली स्पेसिफाइड टेरिटरी के साथ जा करके एग्रीमेंट कर लेना और इस एग्रीमेंट के बाद से मैं उस एग्रीमेंट को अडॉप्ट कर लूँगा। अडॉप्ट करने का मेथड क्या होगा, नोटिफिकेशन निकालूंगा एक ऑफिशियल गैजेट में और वो अडॉप्ट हो जाएगा और वो DTAA का पार्ट बन जाएगा। और जो भी चीज़ें, जो भी प्रोविज़न है सेक्शन 90 वाली, वो सारी प्रोविज़न यहाँ पे 90A में अप्लाई हो जाएंगे। फिर आता है हमारा सेक्शन 91 जो कि बात करता है जहाँ पे दो कंट्री आपस में मिले ही नहीं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने खुद सोचा कि यार दूसरी कंट्री तो तैयार नहीं हुई, चलो मैं ही अपने रेसिडेंट को कुछ बेनिफिट दे देता हूँ। और मैंने आपको बताया कि ये जो बेनिफिट दिया जाता है एक तरीके से ये बेनिफिट किस टाइप का हो सकता है, टैक्स क्रेडिट मेथड, नॉट मेथड मतलब टैक्स क्रेडिट का ही एक अलग फॉर्म होता है। अब 91 हमारा सेक्शन शुरू हो रहा है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 91 SSC को कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। अब चलो मैं बन जाती हूँ SSC और कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। या चलो मान लिया जो एग्जांपल हम अभी तक लेके आ रहे हैं कि मेरा USA में एक घर है, ठीक, और इस घर से मुझे रेंटल इनकम आ रही है 1 लाख रुपीज़। ओके, अब आते हैं, अब मैं देखते हैं कि मैं कौन सा कंडीशन फुलफिल करती हूँ कौन सी नहीं। SSC, अब देखो बेनिफिट क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पहले मैं ये तो देख लूँ कि मैं उस चीज़ को बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हूँ भी या नहीं। बेनिफिट हम देखेंगे कि मुझे बेनिफिट मिलेगी क्या, बट पहले मेरी एलिजिबिलिटी हम चेक करते हैं। शैल बी अलाउड डिडक्शन अंडर सेक्शन 91 प्रोवाइडेड ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल। पहला कंडीशन है SSC इज ए रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। हाँ भाई, मैं मान लो हम ईयर ले रहे हैं 22-23, मैं 22-23 में रेसिडेंट इंडिया की थी, मैं पहला कंडीशन फुलफिल कर रही हूँ। इनकम अक्रू और अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर। ये जो इनकम है ये मेरा अक्रू और अराइज हो रहा है आउटसाइड इंडिया से। सच इनकम इज नॉट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो यहाँ पे सेकंड और थर्ड पॉइंट में कंफ्यूज मत होना, ये इनकम अक्रू और अराइज हो रहा है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आपका बोलता है नॉट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। आप पीछे की क्लास को जा करके देखो, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो कि आपको लगेगा कि ये तो मुझे फॉरेन से आ रही है इनकम, बट हम ऐसा मान लेंगे कि ये आपकी इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया ही हुई है। तो मेरी एग्जांपल में ये कोई केस नहीं है। मेरे एग्जांपल में ये इनकम जो है डीम टू अक्रू अराइज इन, मतलब मान लेंगे, डीम कर लेंगे, आपको इनकम तो बाहर से आ रही होगी बट हम ये मान लेंगे, हम डीम कर लेंगे कि ये आपकी इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया ही हुई है। तो यहाँ पे मेरे केस में तो कोई डीम करने वाली बात नहीं है जी, मेरी इनकम आउटसाइड इंडिया ही अक्रू और अराइज हुई है। फोर्थ पॉइंट है द इनकम इन क्वेश्चन हैज़ बीन सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इन द फॉरेन कंट्री इन द हैंड ऑफ एन SSC एंड द SSC हैज पेड टैक्स ऑन सच इनकम इन द फॉरेन कंट्री। और मेरे एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि USA में इस रेंटल इनकम पे 5% का टैक्स लगा है, मैं वहाँ पे 5,000 रुपये जो है टैक्स पे किया है मैंने। तो फोर्थ जो आपका कंडीशन है वो ये बोल रहा है कि इस इनकम पे, ऐसा नहीं कि ये इनकम एग्जेम्प्ट हो आउटसाइड इंडिया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर आप 91 का बेनिफिट नहीं ले सकते। 91 का बेनिफिट लेने के लिए आपका ये इनकम टैक्सेबल हो आउटसाइड इंडिया, और टैक्सेबल होने के साथ साथ आपने लीगली टैक्स पे किया हो, आप कोई फ्रॉड करके नहीं आ रहे, आपने टैक्स पे किया, आप टैक्स मार के नहीं आए गवर्नमेंट का, आपने टैक्स पे किया है। फिफ्थ कंडीशन आपका बोलते हैं देयर इज नो अग्रीमेंट अंडर सेक्शन 90 फॉर रिलीफ और अवॉइडेंस ऑफ DTAA बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्री। मान लो कि अगर DTAA होता ही तो गवर्नमेंट अपने साइड से क्यों बेनिफिट देती। 91 में तो हम तभी आते हैं ना जब हमें ये लगता है कि यार इन दो कंट्री की सरकार ने आपस में बैठ के DTAA एंटर किया ही नहीं और गवर्नमेंट जो है मुझे खुद से अपने साइड से बेनिफिट दे रही है, तो DTAA भी कोई नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज अ कंट्री विद विच इंडिया डज नॉट हैव DTAA, द SSC इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया पेज इनकम टैक्स इन फॉरेन कंट्री एंड ऑल्सो इन इंडिया, देन ही शैल बी इंटाइटल्ड टू डिडक्ट द लोअर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम इनकम टैक्स पेबल बाय हिम इन इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ सच डबली टैक्स इनकम। डिडक्ट द लोअर ऑफ द फॉलोइंग, इसी वजह से मैं आपको बोल रही थी दिस इज अ काइंड ऑफ टैक्स क्रेडिट। इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा,
ओ टैक्स ऑन, देखो सिंपल सेक्शन 91 आपका बोलता क्या है। अच्छा चलो उसी एग्जांपल को हम लेते हैं। 1 लाख रुपीज़ था मेरा, 5% का टैक्स था, 5,000 रुपये मैंने यूएसए में टैक्स पे किया था। दिस इज आपका डेटा यूएसए का है, ये मेरा इंडिया का डेटा है। 1 लाख रुपीज़ है, 7% का टैक्स है, मैंने 7,000 रुपये पे किया है। अब बोलता क्या है, जो डिडक्ट की बात होती है, मान लो अभी के लिए हम जो स्लैब रेट की बात होती है कि 2.5 लाख नील, इसको ख़त्म कर दो, ये है ही नहीं। सरकार ने एक नया लॉ ला दिया है कि जितने भी इनकम कमाओ उस पर मुझे टैक्स दो, ठीक है। अभी के लिए इसे बस इस एग्जाम्पल के लिए, यहाँ के लिए बस मान लेना। मैं थोड़ा जल्दी रैप अप करना चाहती हूँ क्योंकि बाहर बहुत आवाज़ आ रही है कंस्ट्रक्शन की वजह से, ठीक। तो मान लो कि ये 1 लाख रुपए पे हमें टैक्स देना ही है इंडिया में, ठीक। 5% का टैक्स रेट है, 5,000 हमने बाहर पे किया, 7,000 हमने यहाँ पे पे किया। अब फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम इन इंडिया, मेरा टोटल इनकम कितना था, 1 लाख रुपए था, इसके अलावा मैंने कुछ कमाया भी नहीं। टोटल इनकम इन इंडिया, अच्छा टैक्स ऑन टोटल इनकम 7,000 रुपीज़ अपॉन 1 लाख इंटू सच डब्ल्यू टैक्स इनकम 1 लाख रुपीज़। यही डब्ल्यू टैक्स इनकम भी है। डब्ल्यू टैक्स इनकम का मतलब हो गया कि वो इनकम जो आपका बाहर में भी टैक्स हुआ था और वो इनकम जो आपका यहाँ पे भी टैक्स हो गया है। तो मेरा 1 लाख रुपए बाहर में भी टैक्स हुआ था और 1 लाख रुपए यहाँ पे भी टैक्स हो गया है। तो ये हो गया है आपका 7%। ये जो आपका निकल के आएगा, निकल के आएगा। टैक्स ऑन सच डब्ल्यू टैक्स इनकम एट रेट एप्लीकेबल इन फॉरेन कंट्री, टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री। अरे यार मैंने कुछ गलत कर दिया, वही मैं सोच रही थी मैं क्या गलत कर रही हूँ। टैक्स ऑन टोटल इनकम इन इंडिया, नहीं सही है, आई वॉज कन्फ्यूज। टोटल इनकम इन इंडिया इंटू सच डब्ल्यू टैक्स इनकम, 7,000 रुपीज़ का हमने टोटल टैक्स इंडिया में पे किया है। टोटल इनकम कितना है इंडिया में, 1 लाख रुपए, और डब्ल्यू टैक्स इनकम कितना है हमारा, वो भी 1 लाख रुपए है। तो यहाँ पे हमारा 7,000 का निकल के आ गया। यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला से मेरा 7,000 निकल के आ गया। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि ये आपने एक टैक्स अमाउंट निकाल लिया, कहाँ से, एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट से। अब आप इसी तरीके से फॉरेन वाले टैक्स का अमाउंट भी निकाल लीजिए। टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री में हमने कितना टैक्स पे किया है, 5,000 रुपये। टोटल इनकम कितना है, 1 लाख रुपीज़, और डब्ल्यू टैक्स इनकम भी हमारा 1 लाख रुपीज़ है, ये है। तो यहाँ पे आ गया 5,000 रुपये। अब बोलते हैं कि जो भी दोनों में से कम होना, 7,000, 7K और 5K, विच एवर इज़ लोअर, यही आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो 5K इज़ लोअर, तो यही आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो मान लो इंडिया में हमारा टोटल टैक्स बन रहा है 7,000 रुपये, और 5,000 रुपये जो है ये हमारा बेनिफिट हो जाएगा, और नेट हमें 2,000 रुपीज़ का जो है पेमेंट करना पड़ेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट योर सेक्शन 91। मैं इस बात पे एग्री कर रही हूँ कि यहाँ पे जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे देन यू विल माइट फील सम डाउट। और आपको सेक्शन 91 पे ना एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको कितने भी एग्जाम्पल बता दूँ यहाँ पे, अगर मैं 1-2 और एग्जाम्पल लेके बता दूँ, आपको कॉन्फिडेंट कभी नहीं आएगा। आपको कॉन्फिडेंट सिर्फ एक ही चीज़ से आएगा सेक्शन 91 पे, जब आप कोई भी बुक रेफ़र कर रहे हो, या फिर अगर आप इंस्टीट्यूट का बुक रेफ़र कर रहे हैं देन दी बेस्ट। अगर आप इंस्टीट्यूट का बुक रेफ़र कर रहे हैं तो उसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उस एग्जाम्पल को आप सॉल्व करें, तभी आपको सेक्शन 91 पे कॉन्फिडेंट आएगा और आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम लेस करते हैं। अगर मैं अभी इस वक्त नहीं डिस्कस कर सकती, एक प्रोविज़न आ रहा था मेरे माइंड में, बट वी विल डिस्कस इन सम अदर क्लास। अब फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि जिस ईयर में मान लो आपने 5,000 रुपये का 5,000 रुपीज़ जो है, 5,000 रुपीज़ बाहर में टैक्स पे किया था, तो इस, और ये किसके अगेंस्ट पे किया था, 1 लाख रुपए का आपका इनकम हुआ था, उसके अगेंस्ट आपने 5,000 रुपीज़ का टैक्स पे किया था। अब आप इंडिया में आके टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं, अंडरस्टूड। अब टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं और पता चले कि ये इनकम जो है इंडिया में 23-24 में टैक्सेबल है, 23-24 में टैक्सेबल है, तो आपका जो टैक्स क्रेडिट है ना ये 5,000 का, ये भी 23-24 में ही मिलेगा, ये 22-23 में नहीं मिलेगा। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो
22-23 की बात कर रहे हैं, तो जिस ईयर में आपका ये इनकम आप ऑफर करोगे टैक्स करने के लिए, उसी ईयर में आपका इस इनकम से रिलेटेड टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। दिस वॉज ऑल अबाउट योर अच्छा ओके नो, अभी भी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। वी हैव अ स्मॉल पोर्शन लेफ्ट, और जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक कंसेप्ट है आपका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का। या तो अभी तक की बात आपको समझ में आ गई, आपको सेक्शन 90 समझ में आ गया होगा, सेक्शन 90A समझ में आ गया होगा, सेक्शन 91 भी समझ में आ गया होगा। सेक्शन 91 के लिए मेक श्योर कि आप जो है इंस्टीट्यूट या कोई भी बुक, आप आपके पास जो भी बुक हो, आई डोंट केयर, आपके पास जो भी बुक हो आप उससे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। बाकी मैं कोशिश करूँगी ना कि सेक्शन 91 पे एक अलग क्लास, न्यूमेरिकल के लिए एक अलग क्लास लेकर के आऊँ, बट एनीवेज सेक्शन 91 आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर ओनली, एंड हम आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पे। ये आपका DTAA का पार्ट है। ये कंसेप्ट जो है पी का, ये बोलता है कि ये तीनों तो ऑलवेज टैक्सेबल होंगे, किसी भी सूरत में हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। बट इसके अलावा सपोज करो कि बाहर का कोई SSC है, उसका कोई प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से भी अगर कोई इनकम है, तो उसमें टैक्सेबिलिटी कब कब अराइज होगी इसकी बात करता है पोजीशन एज पर DTAA। अब पहले हम डिस्कस करते हैं पोजीशन एज पर DTAA, क्योंकि इनकम को टैक्सेबल करने के लिए आपको दो चीज़ ध्यान रखना होता है, क्या, एज पर DTAA और एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि DTAA में क्या लिखा हुआ है। DTAA में लिखा हुआ है कि द टर्म PE इंक्लूड ए प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, या फिर कोई माइन या ऑयल और गैस वेल, क्वेरी और एनी अदर प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर इनमें से कोई भी एक आपका इंडिया में है, देन आपका जो भी यहाँ से आपको जिस टाइप की भी इनकम आ रही हो, वो इनकम आपकी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर, क्योंकि इन्हीं को हम PE बोलते हैं, और अगर ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है तो फिर आपकी जो अदर इनकम है अपार्ट फ्रॉम दिस, वो टैक्सेबल नहीं होगी। PE मीन्स अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच द बिजनेस ऑफ एन एंटरप्राइजेस इज होली or partly carried on. Business income of a non-resident will not be taxable in India unless such NR has PE in India. जब तक ये इस्टेब्लिश ना हो जाए कि NR का PE इंडिया में है, तब तक उसका बिजनेस इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। The DTAA provide that income of NR or foreign company received from India shall be taxable in India only if NR or foreign company has PE in India. The profit attributable to such PE shall be taxable in India. The DTAA therefore provide that if NR or foreign company does not have PE in India, then income earned in India is not taxable in hands of NR or foreign company. मतलब कि अगर कोई इनकम अर्न हो भी रहा है इंडिया में, बट अगर PE इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, अगर इनमें से उसका कुछ भी NR या फॉरेन कंपनी का कुछ नहीं है, तो फिर वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। द अबव रूल शैल अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ बिजनेस इनकम एक्सेप्ट रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड FTS। ये सारे बिजनेस इनकम पे अप्लाई होगा, जबकि इन तीनों को छोड़ के ये हमेशा टैक्सेबल होंगे। अब मैंने आपको ये बता दिया कि DTAA क्या बोलता है, एक बार और बताती हूँ। DTAA हमारे ये बोलता है कि जब तक एक NR या फॉरेन कंपनी का PE इस्टेब्लिश ना हो जाए इंडिया में, तब तक उस NR या फॉरेन कंपनी की बिजनेस इनकम को हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, ठीक। और अब हमें दो चीज़ें देखना पड़ता है, DTAA, और दूसरा हमें देखना पड़ता है क्या, हमें देखना पड़ता है इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट देखने के लिए हम जाते हैं सेक्शन 911 पे। सेक्शन 911 ये बोलता है कि इनकम अराइजिंग टू NR और फॉरेन कंपनी फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। अब जो PE जो है ना, ये बड़ा ही नैरो टर्म में डिफाइन किया हुआ है। आपने देखा ना, 4-5 चीज़ें दी हुई हैं कि अगर ये सारी चीज़ें इंडिया में है तो ही हम PE मानेंगे और तभी टैक्सेबल हो गया। बट बिजनेस कनेक्शन जो है ना, ये बहुत ही वाइडर टर्म है। मैंने कहा अगर मैं एक NR हूँ, मैंने किसी को फ़ोन किया, मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया और मैंने कहा कि मेरा ये वाला काम कर देना, और उस काम करने से अगर मुझे कुछ इनकम हुई तो हो सकता है कि एज़ पर सेक्शन 9 जो है वो बिजनेस कनेक्शन बन जाए। बट वो मेरी इनकम, मैं NR हूँ, वो मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया में, क्योंकि मेरी PE इंडिया में नहीं है। अंडरस्टूड माई पॉइंट। तो बात ये है, शॉर्टकट में बोलूँ तो, अगर बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो भी जाता है, अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया कि बिजनेस कनेक्शन कब इस्टेब्लिश होगा, दैट इज़ अ लेटर पार्ट ऑफ क्वेश्चन। बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो भी जाता है तो भी आपका इनकम, आप एक NR हो या फॉरेन कंपनी हो, आपका इनकम टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया में अनटिल एंड अनलेस आपका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट PE इंडिया में इस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आपके पास अब हमारे पास एक नोट है, इवन इफ द सेम नोट विच आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू, कि जब तक
पीई नहीं इस्टेब्लिश होता तब तक नहीं हो पाएगा। अब जैसे मान लो ना, जैसे एक जनरल रूल आपका यही बोलता है ना कि विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल। अब DTAA बोलता है कि पी होगा इंडिया में तभी टैक्सेबल होगा। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि बिजनेस कनेक्शन होगा, सॉरी पी होगा तो टैक्सेबल होगा, और ये बोलता है कि बिजनेस कनेक्शन होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। अब बिजनेस कनेक्शन इज़ अ वाइडर टर्म, मैंने आपको बताया ना, बट पी इज अ शॉर्ट टर्म। तो मान लो पी अगर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हम देखें पी इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, तो फिर क्या होगा? बिजनेस कनेक्शन तो इस्टेब्लिश हो गया बट पी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, तो विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल टू द SSC। तो हमारा क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। On the amount of doubly tax income, so a certain income tax is calculated at the Indian rate of tax of foreign country. The foreign country rate has to be calculated separately for each country. Okay. सेक्शन 91 के लिए ये एक नोट लिखा हुआ है, नीचे लिख दिया हुआ है। सपोज करो मैं ही NR अपने आप को, या मिस्टर ए, चलो मिस्टर ए को मानते हैं, मिस्टर ए। ओके, मैंने मेरा एग्जाम्पल लिया था, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं श्रुति, मैं यहाँ पे रेसिडेंट हूँ, मेरी यहाँ पे इनकम है, और मैंने आपको अपने एग्जांपल में ये भी बताया था कि USA में भी मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है, वहाँ से भी मुझे इनकम आ रही है, तो वहाँ पे मैंने टैक्स भी पे कर दिया है। इसके साथ साथ कनाडा में भी क्या हो रहा है ना, कनाडा में भी मेरा एक, कनाडा से मुझे मान लो कि रॉयल्टी मिल रही है, वहाँ पे भी मैंने टैक्स पे किया हुआ है, यहाँ से मुझे रॉयल्टी मिल रही है। अब ये बोल रहे हैं कि जब हमने ऊपर वाला ये फॉर्मूला डिस्कस किया था ना, जब हम क्रेडिट की बात कर रहे थे, तो ये क्रेडिट की बात करने के लिए हम ईच कंट्री के लिए टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री, USA के लिए अलग निकालेंगे, कनाडा के लिए अलग निकालेंगे, एक साथ नहीं निकालेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बोल रही हूँ, सेक्शन 91 जो है ना, ये आपको कंप्लीट क्लैरिटी तभी देगा जब आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। सो डो नॉट फॉरगेट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। और या दिस इज़ ऑल अबाउट योर, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है DTAA का रिवीजन। This was all about your today class. I'll see you in my next video. Thank you so much for watching and bye.